नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। कुछ दिन पहले बंगाल में मंदिर पॉलिटिक्स हो रही थी। ये बताया जा रहा था कि बड़ा हिंदू कौन है, लेकिन ममता बनर्जी की चोट से माहौल एकदम से बदल गया। अब बात हो रही है कि किसका दर्द ज्यादा बड़ा है। ये बंगाल में अपने अपने दर्द पर चुनावी जंग है। ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर प्रचार कर रही हैं, अपना दर्द बता रही हैं, तो बीजेपी उस राजनीतिक हिंसा का उसे दर्द बता रही है जिस राजनीतिक हिंसा में बंगाल बदनाम है और जिसमें ममता बनर्जी पर आरोप लगते हैं कि उनके राज में राजनीतिक हिंसा ने वामपंथियों के राज को भी पीछे छोड़ दिया। दीदी के इमोशनल कार्ड की काट में बीजेपी ने यही मुद्दा फिर से उठाया है। दीदी की चोट पर गृहमंत्री अमित शाह ने आज क्या कहा और ममता बनर्जी कैसे व्हील चेयर कैंपेन कर रही हैं, आज हम इसी की बात करेंगे पहली स्टोरी में। इसके बाद हम बंगाल के उस इलाके की बात करेंगे जहां पर आदिवासी वोटों की लड़ाई है। झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा में बीजेपी का ग्राफ अचानक से बढ़ा है। बड़ी संख्या में टीएमसी के वोट बीजेपी ने खींचे थे। ममता बनर्जी इन वोटों की घर वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। पुरुलिया में ममता बनर्जी की व्हील चेयर पर पहली रैली थी, तो अमित शाह भी इसी इलाके का करीब टीएमसी पर बरस रहे थे। इस इलाके का चुनावी गणित भी आज हम आपको समझाएंगे। एक होती है डेमोक्रेसी, एक होती है ऑटोक्रेसी और एक होती है हिपोक्रेसी। आज हम इसी की बात करेंगे और उन विदेशियों को आईना दिखाएंगे जो दुनिया में लोकतंत्र के ठेकेदार बनते हैं और दूसरों को लोकतंत्र का सर्टिफिकेट देते हैं। पिछले कुछ दिनों में कई ग्लोबल संस्थाओं ने भारत को लोकतंत्र पर उपदेश देने वाली रिपोर्ट जारी की है, जिन पर हमारे यहां भी कुछ लोग उछल रहे थे। लेकिन आज हम आपको भारत के विदेश मंत्री का करारा जवाब सुनाएंगे कि भारत को लोकतंत्र पर किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उधर भारतीय संसद में आज विदेश मंत्री ने अंग्रेजों को भी आईना दिखाया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष पद छोड़ने को मजबूर हुई भारतीय लड़की रश्मि सावंत के मसले पर विदेश मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी का देश नस्लवाद नहीं सहेगा। जरूरत पड़ी तो ब्रिटेन के सामने रश्मि सावंत के मसले को उठाया जाएगा। ये तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात बंगाल चुनाव की, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व्हील चेयर से अपने लिए चुनावी माहौल बना रही हैं। ये बीजेपी के लिए बंगाल में अचानक आए ब्रेकर की तरह है। जो बीजेपी अभी तक फुल स्पीड में रेस लगा रही थी, लेकिन बीजेपी के सामने दीदी व्हील चेयर लेकर बैठ गई हैं। इसी पर ममता बनर्जी घूम घूम कर बंगाल में प्रचार कर रही हैं। व्हील चेयर पर बैठी दीदी को देखकर जनता में हमदर्दी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। बीजेपी इसके चुनावी खतरे को समझती है, इसीलिए उसकी कोशिश यही है कि दीदी के इमोशनल कार्ड की तुरंत काट निकाल ली जाए। बीजेपी के लिए अच्छी बात यह रही कि चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि ममता बनर्जी पर हमला नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें लगी चोट सुरक्षा में चूक है और ये हादसा है। फिर भी ममता बनर्जी अगर बार बार अपनी चोट की बात कर रही हैं, तो चुनावी दर्द बता रही हैं, तो जवाब देने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया। भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं थोड़ा लेट हो गया हूं। आज मेरे हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, ये हेलीकॉप्टर बिगड़ जाता है भाई। समझने वाले समझ गए अमित शाह क्या कहना चाहते हैं। इशारा किधर है, लेकिन बात इशारों में ही नहीं, बात खुलकर। दीदी के इमोशनल कार्ड पर एक के बाद एक चोट आप भी देख लीजिए। 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मार दिए। यहां पर भी हमारे 2 कार्यकर्ता को मार दिया। मित्रों, अभी अभी मैं देख रहा हूं ममता जी के पैर में चोट आई। देखा है ना आपने, चोट आई है। दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई, बहुत दुखी हो गई, व्हील चेयर में घूमती है। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? दीदी, जो मारे गए वो किसी के बेटे नहीं थे क्या? किसी के भाई नहीं थे?
किसी के पति नहीं थे, किसी के बाप नहीं थे, और मरते वक्त उनको दर्द नहीं हुआ होता। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप जल्दी अच्छी हो जाए, मगर अच्छा होता कि 130 लोगों के लिए भी आपके दिल में थोड़ा दर्द हो। किसका दर्द कितना ज्यादा है, अब बंगाल की चुनावी जंग इसी पर है। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर घूमकर अपना दर्द बता रही हैं, तो इस इमोशनल कार्ड की काट में अमित शाह राजनीतिक हिंसा का मुद्दा लाए। কেউ কেউ হয়তো ভেবেছিল আমি হয়তো বেরোতেই পারবো না এই ভাঙা পানি, কিন্তু আমি নির্বাচনের সময় আমি মনে করি আমার শরীরে যন্ত্রণা আছে, কিন্তু আমার যন্ত্রণার থেকেও সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা অনেক বেশি। आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिलने वाला है। शाह ने इन्हीं सवालों से ममता बनर्जी से जवाब मांगा। उन्होंने अपनी चोट को इमोशनल मौका बनाया। बीच चुनाव में उन्हें चोट लगी है, तो कोई भी नेता ऐसा मौका गवाएगा कैसे? दीदी तो इस खेल की पुरानी खिलाड़ी है। अस्पताल से निकलते ही उन्होंने देर नहीं लगाई, कोलकाता में व्हील चेयर शो किया, खुद को जख्मी शेर बताया, फिर वहीं से प्रचार के लिए दुर्गापुर निकल गई। दुर्गापुर से वो पुरुलिया पहुंची और व्हील चेयर पर बैठकर बीजेपी को चोट दे रही। चाइना 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 चाइना, हम लड़ेंगे, करेंगे, जीतेंगे, खेला होवे, देखा होवे, जेता होवे। अब व्हील चेयर पर बैठकर अगर ममता बनर्जी ऐसे ही प्रचार करती रहेंगी तो बहुत चांस है कि उन्हें हमदर्दी का फायदा मिले। उनके इस चुनावी दाव की काट बीजेपी के पास क्या है, बंगाल में अमित शाह की बातों से संकेत मिल गए। अबे तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। बीजेपी अब यही बात कह रही है, जब चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया कि दीदी पर हमला नहीं, उनके साथ एक हादसा हुआ है, तो फिर साजिश वाली बातें क्यों? शाह ने इसीलिए तंज किया कि हर बात में साजिश नहीं देखनी चाहिए। मित्रों, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं थोड़ा लेट हो गया हूं। आज मेरे हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, ये हेलीकॉप्टर बिगड़ जाता है भाई। अब बीजेपी का पूरा जोर इसी बात पर है कि दीदी अपनी चोट का इमोशनल कार्ड ज्यादा दिन तक खेल ना पाए। साजिश वाला एंगल इसमें है नहीं, और दीदी की चोट से बड़ा मुद्दा राजनीतिक हिंसा का है, जिसका जवाब दीदी को देना होगा। मैं बड़े दर्द के साथ आज आपको एक बात कहना चाहता। बंगाल के अंदर हम आशा करते थे कि कम्युनिस्ट शासन जाने के साथ ही बंगाल से राजनीतिक हिंसा समाप्त हो जाएगी, मगर ये तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाने वाला शासन निकला, राजनीतिक हिंसा बढ़ गई। बंगाल का फैसला अब दीदी को लगी चोट पर होगा या फिर उन 130 कार्यकर्ताओं की हत्या पर, जिसका आरोप बीजेपी टीएमसी पर लगाती रही है और बंगाल में लेफ्ट के जमाने से भी बुरा राज बताती है। झारग्राम में पौलमी साहा के साथ अनुपम मिश्र, बांकुरा, आज तक। चोट पर चुनावी टक्कर में इस वक्त उन इलाकों पर फोकस है जो इलाके आदिवासी बहुल हैं। आदिवासी वोटर एक जमाने में लेफ्ट के वोटर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट के खिलाफ ममता बनर्जी की आक्रामक राजनीति से ये वोटर ममता बनर्जी की तरफ चले गए। इसके बाद पिछले 10 साल में बीजेपी ने धीरे धीरे इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया और ममता बनर्जी ने लेफ्ट का जो सियासी नुकसान किया था वही बीजेपी ने दीदी के साथ किया है। बंगाल में करीब 6% आबादी आदिवासियों की है। 9 जिले ऐसे हैं जहां आदिवासी आबादी का प्रभाव है। करीब 84 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित और आदिवासी वोटर मिलकर बेहद निर्णायक हो जाते हैं। आदिवासी आबादी उत्तर बंगाल के कई जिलों और जंगल महल के उन जिलों में है जो झारखंड की सीमा से लगते हैं।
2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुलिया, झारग्राम, बांकुरा, पश्चिमी मिदनापुर, बीरभूम जैसे इलाकों में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली थी। इन इलाकों की 8 में से 5 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में इन आदिवासी इलाकों की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की थी। इसके अलावा उत्तर बंगाल की 8 में से 7 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीत ली थीं। यहां ममता बनर्जी को एक भी सीट नहीं मिली थी। यही ममता बनर्जी की परेशानी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से उनका फोकस जंगल महल और उत्तर बंगाल के इलाके में है। वो बीजेपी के पाले में गए वोटों की घर वापसी चाहती हैं। बांकुरा में अमित शाह, पुरुलिया में ममता बनर्जी, एक ही बेल्ट में दोनों नेताओं का प्रचार। ये सीधी लड़ाई है जंगल महल के उस इलाके की जहां बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में ममता बनर्जी का बड़ा सियासी नुकसान किया है। आदिवासी इलाके में जो वोट 2011 में लेफ्ट से ममता बनर्जी ने छीना था, वो वोट 2019 आते आते बीजेपी ने दीदी से खींच लिया। यही वजह है कि बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जंगल महल की 4 लोकसभा सीटें जीत ली थी। তোমরা যতই চেষ্টা করো, আমি যতদিন আমার এই গলার শ্বাস আছে, হৃদয় চলবে, তোমরা আমার কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারবে না। তোমাদের বিরুদ্ধে আমার লড়াই চলবে এবং চলছে। তার কারণ আমি জানি আমাকে আক্রমণ করলে আমার মা বোনেরা হাতা খুন্তি দিয়ে জবাব দেবে রান্না করতে করতে। নয় হবে, নয় হবে। अब ममता बनर्जी पूरा जोर लगा रही हैं कि बीजेपी ने जो उनका नुकसान 2019 के लोकसभा चुनाव में किया था, वो विधानसभा चुनाव में न कर पाए और उन वोटों की घर वापसी हो जाए जिन्होंने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया था। पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग तेज हो चुकी है और इस बार उफान जंगल महल में है, जो माओइस्ट प्रभावित इलाका है। जंगल महल में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी सफलता मिली थी। सभी लोकसभा की सीटें बीजेपी ने जीती थी। ऐसे में ममता बनर्जी की कोशिश है बीजेपी की इस बढ़त को कम करें, तो वहीं अमित शाह इस कोशिश में जुटे हैं कि इस बढ़त को और आगे ले जाएं। ममता बनर्जी के लिए ये बड़ी चुनौती है कि वो झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा जैसे इलाकों में बीजेपी के बड़े प्रभाव की काट निकाल सकें और फिर से अपने लिए माहौल बना सकें। इसके लिए वो यही आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने जो वादे करके इस इलाके से वोट लिए, वो वादे पूरे करने में वो नाकाम रही है और केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल है। এত কাজ তো করে দিয়েছি, আর কাউকে দেখাতে পারবেন বিজেপি গালাগালি দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ করে? আর ওদের প্রধানমন্ত্রী দেশ চালাতে পারে না, টোটাল ইনকম্পিটেন্ট। একটা গভর্নমেন্ট চলছে সেন্ট্রালে, একটা অটোক্রেটিক গভর্নমেন্ট, কাউকে মুখে কথা বলতে দেয় না, না আছে ডেমোক্রেসি। लेकिन दीदी के जवाब में अमित शाह इस इलाके में वो मुद्दे उठा रहे हैं जिन मुद्दों पर बीजेपी ने पिछले कई महीनों से दीदी की हर तरफ से घेराबंदी की है। कि बंगाल में 10 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, तुष्टीकरण, हिंदुओं के और आदिवासियों के त्योहार मनाने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़े, इस प्रकार की स्थिति और मारपीट और गुंडागर्दी ने पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर रख दिया है। ऐसी चुनावी टक्कर में एक एक बात पकड़ी जा रही है, एक एक बात को मुद्दा बनाया जा रहा है। झारग्राम में अमित शाह हेलीकॉप्टर में खराबी की वजह से रैली में नहीं पहुंच पाए। उन्हें वर्चुअल भाषण देना पड़ा तो टीएमसी ने कह दिया कि रैली में खाली कुर्सियों और कम भीड़ की वजह से अमित शाह को मजबूरी में ये फैसला करना पड़ा। ঝাড়গ্রামে আজকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সভা ছিল। যাই হোক, তিনি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তিনি সবাই গিয়ে পৌঁছাতে পারেননি, কিন্তু সবার যা ছবি আমার কাছে এসছে, ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় নেতারা সভায় আসছে। চায়ের দোকানে সকালে আড্ডা দিতে লোক বেশি পাওয়া যায়। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हेलीकॉप्टर में खराबी की वजह से झारग्राम की रैली में देर हो रही थी, इसलिए वर्चुअल भाषण हुआ। इसके बाद शाह बांकुरा के रानी बांध पहुंचे और हेलीकॉप्टर वाली बात पर जवाब दिया। भारत माता की। मित्रों, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं थोड़ा लेट हो गया हूं। आज मेरे हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा।
ये हेलीकॉप्टर बिगड़ जाता है भाई। झारग्राम में पौलमी साहा के साथ अनुपम मिश्र, बांकुरा, आज तक। वैसे उत्तर बंगाल की चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ममता बनर्जी ने यहां 1 साल से पूरा दमखम लगा दिया है और उनके चुनाव प्रचार का पूरा फोकस इस इलाके पर है। बीजेपी की नजर उत्तर बंगाल में अपने प्रदर्शन को और बेहतर करना है। इसके अलावा दक्षिण बंगाल में ममता के किले में सेंध लगाना है। बीजेपी ने अब तक ममता बनर्जी की चौतरफा घेराबंदी की है, लेकिन चुनौतियां बीजेपी के सामने भी आ रही हैं। टीएमसी से बीजेपी में आए नेताओं को टिकट देने से पार्टी के अंदर कई जगहों पर नाराजगी देखी जा रही है। सिंगूर, उत्तरपाड़ा और हावड़ा की पंचला जैसी सीटों पर टीएमसी से आए नेताओं को टिकट देने से बीजेपी में ही तकरार है। पंचला सीट को लेकर तो कोलकाता में बीजेपी के दफ्तर का घेराव कर दिया गया। की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। कोलकाता में संदिग्ध आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। वहीं पाकिस्तान का संदिग्ध आतंकी कोलकाता पुलिस ने मुर्शिदाबाद में गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ लगातार जारी है। पाकिस्तान के अलबद्र आतंकी संगठन का यह संदिग्ध शख्स बताया जा रहा है। उससे पूछताछ की जा रही है। मोहम्मद जमाल को एसटीएफ ने किया है गिरफ्तार। और अब बात भारत में संविधान से मिले अधिकार क्या लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्या देश के नागरिकों के पास सही मायने में स्वतंत्रता है? इस आजादी के अधिकार को मापने का काम दुनिया की कई संस्थाएं करती हैं। इसी में से 2 संस्थान हैं, स्वीडन की शोध संस्था वीडैम और अमेरिकी एनजीओ फ्रीडम हाउस। इन दोनों संस्थान की रिपोर्ट में भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया गया है। ये कहा गया है कि भारत में लोगों के लिए आजादी बहुत कम है। इस रिपोर्ट is not willing to play the game they want it to be played. So they invent their rules, their parameters, pass their judgments and then make out as though this is some kind of global exercise. दुनिया भर के देशों को लोकतंत्र के पैमाने पर नापने वाली 2 विदेशी एजेंसियां, पहली स्वीडन की शोध संस्था वीडेम और दूसरी अमेरिकी एनजीओ फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता जताई गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर सरकार पर बड़ा हमला बोला और अपनी ट्वीट में लिखा, इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं है। यानी भारत जब अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने की तैयारी शुरू करने जा रहा है, तो विपक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विरोध की आवाज को दबाने का आरोप लगा रहा है। दलील ये कि विरोध या सरकार से अलग राय रखने वाले देशद्रोह के मुकदमे झेल रहे हैं। सरकार न सिर्फ विपक्ष को दबाती है, बल्कि विरोध की हर आवाज कुचल दी जाती है। ये लोकतंत्र की जननी है। 12 मार्च को राहुल ने लिखा, किसान विरोधी मोदी सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह सत्याग्रह को कुचलने में लगी है। 2 फरवरी को लिखा, मोदी सरकार का स्टाइल बंद करो और कुचल दो। 30 जनवरी को राहुल ने लिखा, मोदी सरकार का ट्रेडमार्क अमानवीय अत्याचार। किसान आंदोलन के बहाने राहुल ने सरकार पर ताबड़तोड़ निशाना साधा। याद कीजिए, किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलने के बाद बाहर आए राहुल ने सरकार पर क्या तंज किया था। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में नहीं है। सिर्फ राहुल ही नहीं, विपक्ष के झंडा बरदार अखिलेश यादव और ममता बनर्जी भी सरकार पर संस्थानों पर दबाव बनाने का आरोप लगाते रहे। कभी कोई काम करता है, उसको साथ नहीं मिलता है तो खालिस्तानी बोल देता है, पाकिस्तानी बोल देता है, कभी कभी उसको जो भी मर्जी कह देता है, टेररिस्ट कह देता है। व्हाई वी लव आवर कंट्री लाइक एनीथिंग, वी लव आवर मदरलैंड लाइक एनीथिंग। व्हाट डू यू थिंक दैट ओनली यू आर द मास्टर ऑफ द मदरलैंड एंड वी आर नॉट? क्या भाई आपको नौकरी नहीं मिल रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, वो सवाल ही नहीं है आपके लिए। पत्रकारों के मुकदमे लग रहे हैं, वो सवाल ही नहीं है आपके लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, हमें मीडिया के बारे में पता है। जो रिपोर्ट सरकार के लिए पाखंड है, जो रिपोर्ट भारत के खिलाफ विदेशी एजेंडा बताया जा रहा है, वही रिपोर्ट विपक्ष के लिए हथियार, सरकार को घेरने का मौका। कांग्रेस पूछ रही है, सवालों को खारिज करने की जगह जवाब क्यों नहीं देते? बीजेपी का जवाब है, हमें जरूरत नहीं।
अब ये पाकिस्तानी और चाइनीज ये स्वीडन में बैठ के रिपोर्ट बनाएंगे और बैठ के हम लोग जवाब देंगे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है कि नहीं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं और विपक्ष से नहीं बोल रहा हूं। क्या औकात है ये चाइना की, क्या औकात है इस पाकिस्तान की, ये हमारे देश के लोकतंत्र के बारे में सवाल पूछे। और मुझे आज दुख लग रहा है कि इनके रिपोर्ट को आधार बना करके हमारे देश के एक विपक्ष के लीडर ने ट्वीट कर दिया कि इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये ठीक बात है, हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन जो आपके देश में हो रहा है अगर उसको देखकर शुतुरमुर्ग की तरह हम अपना सर जमीन में गाड़ लेंगे तो ये तो अनदेखा करने वाली बात हो गई। आज छोटी छोटी बातों के लिए देशद्रोह का चार्ज ऐसे लगता है जैसे पॉकेटमारी का चार्ज लग रहा हो। ये असलियत है इस देश में। आज छोटी छोटी बातों के लिए देशद्रोह और देशभक्त के सर्टिफिकेट बांटती तो भाजपा फिरती है। आप चरण वंदन करिए, आप देशभक्त हैं। आप सवाल पूछिए डेमोक्रेसी के लिए तो आप देशद्रोही हैं। लोकतंत्र में आम जनता मतदान करके अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। बहुमत हासिल करने वाली पार्टी सरकार बनाती है। 75 साल से भारत का शानदार लोकतांत्रिक इतिहास इस प्रक्रिया का गवाह रहा है। भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाली विदेशी एजेंसियों को 5 राज्यों की चुनावी प्रक्रिया आईना दिखा रही है। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को विदेशी संस्थान की कसौटी पर खरा उतरने की जगह देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर गर्व करना और बनाए रखने पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। आज तक भारत का लोकतंत्र और उसके मूल्य पूरी दुनिया में सराहे जाते हैं। ऐसे में जब कोई विदेशी संस्थान सवाल उठाती है तो उसकी पड़ताल भी जरूरी है कि इसके पीछे असल वजह क्या है। लेकिन पहले यह समझते हैं कि इन 2 संस्थानों ने लिखा क्या है। पहले बात स्वीडन की संस्था वीडैम इंस्टीट्यूट की। ऑटो क्रिटिसाइजेशन गोज वायरल शीर्षक के तहत लिखा गया है कि भारत अब चुनावी लोकतंत्र नहीं रहा बल्कि चुनावी तानाशाही में बदल गया है। भारत में मीडिया पर अंकुश, मानहानि और राजद्रोह कानूनों का हद से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। सेंसरशिप के मामले में पाकिस्तान जितना ही भारत निरंकुश हुआ है। जबकि अमेरिकी एनजीओ फ्रीडम हाउस ने अपनी रिपोर्ट में भारत ऐसा देश बताया गया है जहां पर लोगों के लिए आजादी बहुत कम है। राजनीतिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार समेत 25 पैमाने पर भारत को कम रेटिंग दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 210 देशों के ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स में भारत 5 पायदान नीचे आया है और रैंक 83 से 88 हो गई है। भारत को राजनीतिक अधिकारों की स्वतंत्रता के लिए इस एनजीओ ने 40 में से 34 अंक दिए हैं, यानी 85% अंक दिए गए। इसे अच्छा माना जाएगा, जबकि नागरिकों के स्वतंत्र अधिकारों के मामले में 60 में से 33 अंक दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि नागरिक अधिकार उतने अच्छे नहीं हैं। अब आपको अमेरिकी एनजीओ फ्रीडम हाउस के बारे में भी कुछ जानना चाहिए। फ्रीडम हाउस को 1941 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था। अमेरिका के समाज से राजनीतिज्ञ, पत्रकार, समाजसेवी, डॉक्टर, इंजीनियर पेशे से जुड़े लोग इसके सदस्य होते हैं। अमेरिका के अंदर इस संस्थान ने 2 बड़े मुद्दे उठाए। पहला, काले और गोरे के बीच नस्लवाद का मुद्दा, और दूसरा, अमेरिका में सत्ता पक्ष जिन विपक्ष के लोगों को बदनाम करने के लिए सोवियत संघ का हमदर्द बताता था, उन लोगों के पक्ष में यह संस्थान मुहिम चलाती थी। 1973 में इस संस्थान ने दुनिया के अलग अलग देशों के बारे में एक रिपोर्ट निकालनी शुरू की। रिपोर्ट लोगों को दी गई स्वतंत्रता के अधिकारों की जांच पर आधारित होती है। यहां यह भी जानना चाहिए कि अमेरिकी एनजीओ फ्रीडम हाउस की फंडिंग का बड़ा हिस्सा अमेरिकी सरकार करती है। 2019 के आंकड़ों को देखें तो अमेरिकी सरकार ने 94% आर्थिक मदद की है। अब सवाल उठता है कि यह रिपोर्ट किस आधार पर तैयार होती है, रेटिंग कैसे दी जाती है। संस्थान रिपोर्ट 2 आधार पर तय करती है। पहला, राजनीतिक अधिकार, दूसरा, नागरिक अधिकार। दोनों मुद्दों पर 25 सवाल पूछे गए। मसलन, भारत में चुनाव क्या फ्री और निष्पक्ष होते हैं? क्या भारत में अलग अलग समुदायों, जाति, धर्म के लोगों को एक तरह के राजनीतिक अधिकार हैं? क्या भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं? वहीं नागरिक अधिकार की बात करें तो लोगों से सवाल पूछे जाते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार जमीन पर कितने कारगर हैं? क्या लोग अपने निजी फैसले लेने में किसी दबाव का सामना करते हैं? कोरोना में औंधे मुंह लुढ़कने के बाद से देश की अर्थव्यवस्था में लगातार तेजी आ रही है। आने वाले साल 2021-22 में तो इसके दोहरे अंकों में जाने का अनुमान है, लेकिन इन उम्मीदों पर अब महंगाई की मुश्किलों का साया भी पड़ता नजर आ रहा है। कोरोना के कहर से उबरने को तैयार अर्थव्यवस्था की राह में महंगाई ब्रेकर बन सकती है।
रिकवरी की रफ्तार को धीमा करने के लिए महंगाई भरपूर जोर लगाने को तैयार है। कोरोना वैक्सीनेशन के चलते दुनिया भर की इकोनॉमी एक बार फिर पटरी पर लौट रही है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन समेत अर्थव्यवस्था के ज्यादातर इंडिकेटर्स अब प्री कोविड लेवल तक पहुंच गए हैं। लेकिन इस खुशखबरी को फीका कर रही है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, मेटल समेत कई जरूरी सामानों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। इसका सीधा असर विकास के काम पर पड़ रहा है। दरअसल आर्थिक हालात सुधरने के साथ ही कच्चे तेल की खपत में भी तेजी से इजाफा हुआ है। इसके चलते नवंबर 2020 से अब तक कच्चे तेल की कीमत 78% बढ़कर $69.22 प्रति बैरल हो गई है। 2 नवंबर को कच्चे तेल की कीमत $39 प्रति बैरल थी। कच्चे तेल की इस महंगाई का सीधा असर खाने पीने की कीमतों पर पड़ रहा है। इससे रिकवरी की स्पीड घटने की आशंका जानकार बता रहे हैं। नेचुरल गैस या फिर कच्चे पेट्रोल और डीजल, इनके दामों में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से रोजमर्रा की चीजें और माल ढुलाई भी यहां पर महंगी हुई है और इसकी वजह से इन्फ्लेशन काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट यहां पर यह पड़ेगा कि आरबीआई जब पॉलिसी बनाएगा तो उसकी वजह से काफी हद तक टाइट पॉलिसी बनती हुई नजर आएगी और वो वापस से अर्थव्यवस्था को निचले स्तर पर ले जाती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल अगर कच्चे तेल के दाम यहां पर कम नहीं हुए तो आगे काफी हद तक नेगेटिव जोन में अर्थव्यवस्था जाती हुई नजर आ सकती है। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस यानी NSO के मुताबिक फरवरी में रिटेल महंगाई मापने वाला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI 5.03% रहा, जो अक्टूबर 2016 से मार्च 2020 के दौरान कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत 3.9% रहा था। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन महामारी की मार से तेजी से रिकवर कर रही है। इससे एनर्जी, मेटल और एग्रीकल्चर सामानों की कीमतें बढ़ रही हैं। मेटल सेगमेंट में आयरन ओर, टीन और एल्यूमीनियम की कीमतों में बढ़ोतरी से इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण के काम पर असर पड़ रहा है। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स शामिल हैं। इसके अलावा स्टील और सीमेंट की बढ़ती कीमतों से घर भी महंगे होंगे। प्रॉपर्टी के जानकारों का मानना है कि पहले ही डेवलपर्स पर कीमतें बढ़ाने को लेकर दबाव है और वो बिक्री घटने के डर से इससे परहेज कर रहे हैं। लेकिन अब मौजूदा हालातों में कीमतें बढ़ाना मजबूरी है, जो बिक्री पर डेंट लगा सकता है। स्टील और सीमेंट की कीमतों में भी पिछले कुछ दिनों में वृद्धि हुई है। इसका असर भी घर बनाने की निर्माण लागत पे पड़ रहा है। डेवलपर्स की बढ़ती हुई रॉ मटेरियल की कीमतों को देखते हुए डेवलपर प्रेशर है कि कहीं सेल्स प्राइस को बढ़ाया जाए, लेकिन जो रियल एस्टेट का पॉजिटिव ट्रेंड सेल्स का दिख रहा है उसको देखते हुए डेवलपर्स अभी कीमत बढ़ाने में थोड़ा सा हिचक रहे हैं कि ऐसा ना हो जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो नेगेटिव ट्रेंड में तब्दील हो जाए या सेल्स रुक जाए। लेकिन मौजूदा हालात को अगर हम देखते हैं तो डेवलपर्स के लिए कीमतों को बढ़ाना अब मजबूरी है और इससे जो रियल एस्टेट का सेल्स का पॉजिटिव ट्रेंड है वो भी कहीं हद तक इफेक्ट हो सकता है। सोमवार और मंगलवार को देश भर के सरकारी बैंकों के 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में बुलाई गई इस हड़ताल से बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। देश भर के बैंकों में क्या है? यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। करंट होता है। सोमवार से देश भर के सरकारी बैंकों के 10 लाख कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर चले गए। इसके असर से सोमवार को बैंकों के कामकाज पर काफी असर पड़ा। अब मंगलवार को भी बैंकों में कामकाज ठप रहेगा। दरअसल देश के 2 बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 9 यूनियनों ने 15 और 16 मार्च को ये हड़ताल बुलाई है। मतलब तैयारी कुछ नहीं है, आप किसी भी चीज को सिंपली अनाउंस कर दो। आज सरकार किस तरह की नीतियां बना रही है, किस तरह के रूल्स रेगुलेशन या पॉलिसीज बना रही है अपने, वो हमें पता ही नहीं लगता। जिनके लिए आप पॉलिसी बना रहे हो, जिन बैंकर्स के लिए आप पॉलिसी बना रहे हो, उनसे आप बात करने को तैयार नहीं है। प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो एक अलग चीज है, बट अगर प्राइवेटाइजेशन करना ही है तो आप लाइसेंस बाकी बैंकों को क्यों दे रहे हो? बाकी प्राइवेट इंडिविजुअल बैंकर्स कितने लोग आ रहे हैं उनको क्यों दे रहे हो? आप प्राइवेटाइजेशन के बजाय पॉलिसी बनाओ ऐसा एनपीए के लिए और रिकवरी के लिए, वो सारी प्रोसेस बनाइए। प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ सोल्यूशन। निजीकरण के विरोध में की जा रही इस हड़ताल के चलते कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को पहले ही इसके बारे में सूचित कर दिया था कि 2 दिनों तक बैंकों में सामान्य कामकाज नहीं होगा। इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया था। सरकार इससे पहले IDBI बैंक में अपनी ज्यादातर हिस्सेदारी LIC को बेच चुकी है।
पिछले 4 साल में सार्वजनिक क्षेत्र के 14 बैंकों का विलय भी किया जा चुका है। बैंक यूनियनों का दावा है कि 4, 9 और 10 मार्च को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई समाधान बैठक में कोई नतीजा न निकलने के बाद ही ये फैसला लिया गया। आज की सरकार जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, इसकी सभी नीतियों को, चाहे वो जनधन की नीति हो, चाहे वो मुद्रा की हो, चाहे अटल पेंशन योजना हो या फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो, गांव-गांव तक पहुंचाने में सरकारी बैंकों का ही योगदान रहा है। और आज उस भूमिका को भी निभाने के बाद जब बैंकों को सशक्त करने की आवश्यकता है, तब यह सरकार बैंकों के निजीकरण की तरफ बढ़ना चाहती है। मैं ये जानना चाहता हूँ इस सरकार से कि क्या प्राइवेट बैंक किसी आम आदमी को, किसी सड़क चलते रिक्शे वाले को, ऑटो वाले को ऋण देंगे? क्या उसको बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर पाएंगे? जो हमारी प्रस्तावित हड़ताल है, यह सिर्फ निजीकरण के मुद्दे पर है। यह जो वर्तमान सरकार है, यह सभी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, जो इस देश की जनता की संपत्ति है, उसको कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथ से बेचना चाहती है। फिलहाल देश में 12 सरकारी बैंक हैं। 2 बैंकों का निजीकरण 2021-22 में किया जाएगा। इस प्राइवेटाइजेशन के बाद इनकी संख्या घटकर 10 रह जाएगी। माना जा रहा है कि विलय प्रक्रिया में छोड़े गए बैंकों में से किन्हीं 2 का प्राइवेटाइजेशन सरकार कर सकती है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज की हर बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई।